नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है और दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी रवाना होंगे सीएम योगी और काशी विश्वनाथ के वो दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो चर्चा भी करेंगे। शाम 7 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जा रहे हैं और जब भी वाराणसी गए हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और टारगेट सेट किए जाएंगे कि कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, 2017 से ज्यादा अच्छे परिणाम लाने हैं और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी उन्होंने कई जिलों को लेकर, कई मंडलों को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। कार्यकर्ताओं को आज भी वो जीत का मंत्र देंगे कि कैसे उत्साह के साथ लोगों के बीच जाएं, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनवाए। और संतोष ओझा वाराणसी से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, मुख्यमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? निश्चित तौर पे बीजेपी इस बात को टारगेट कर रही है कि आने वाले चुनाव में अपने आप को न केवल सिद्ध साबित किया जाए बल्कि बाकी पार्टियों को यह दिखा जाए, विरोधियों को कहीं से कोई जगह न दिया। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज जो चुनाव बैठक करेंगे उसमें अपने पदाधिकारियों के साथ बनारस के लोगों को ये निर्देश दें ताकि चुनाव पे कैसे विजय पाई जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों को कैसे काबिज हुआ जा सकता है। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात होगी वो मंत्र दिया जाएगा जिस मंत्र से लोगों को इतना राहत महसूस। तो देखने की बात है जब मुख्यमंत्री बनारस में होंगे तो किन किन बातों पे विशेष ध्यान देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि निकाय चुनाव में यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होगा तो समझा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, न केवल वो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे बल्कि पूरी करने की कोशिश करेंगे जो बेस्ट होगा उनके लिए। संतोष, चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे खासा फोकस रहा है, तस्वीर बदलने में अहम भूमिका रही है प्रधानमंत्री की भी और मुख्यमंत्री की भी। ऐसे में वाराणसी का क्या मूड है, क्या जनता की मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे ज्यादा, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, जाहिर है स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मूड क्या कहता है वाराणसी का? देखिए, यदि कल और आज की बात करें तो निश्चित तौर पे पहले 90 यहाँ के थे अलग अलग पार्षद क्षेत्र, लेकिन अब 100 वार्डों का ये शहर होगा। और सबसे जो बड़ी बात हो गई वो ये कि बनारस का मूड शुरू से बीजेपी का रहा है। वजह ये कि जो जिस ढंग से विकास का क्रम चला है और विकास की बाढ़ यहाँ पे बह रही है तो समझा जा सकता है कि लोगों को बहुत हद तक राहत महसूस हुआ है। लोगों को ये भी उम्मीद है कि यदि हम निकाय स्तर पे भी यदि हम इन लोगों को चुनते हैं या बीजेपी को चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि जो विकास की गति है वो और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि बनारस के कुछ सीटों पे दूसरी पार्टियों का, खास करके सपा का ज्यादा वर्चस्व रहा है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि इस चुनाव में क्या सपा अपने आप को सिद्ध कर पाती है या फिर सारा का सारा बीजेपी के हाथ लगता है। जो कि इस बार संतोष, सपा की अगर बात करें तो चाचा भतीजा साथ हैं, यानी शिवपाल भी उनके साथ हैं जिनको मुख्य तौर पे रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। क्या उनके साथ आने के बाद कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बड़ी साफ सी बात है, चाचा भतीजा की जो गेम है वो यहाँ पे नहीं चलने वाली है। इसलिए नहीं चलने वाली है कि अमूमन जैसा कि आपने कहा, सही बात यही है कि स्थानीय समस्याएं, मोहल्ला वाइज अलग अलग समस्याएं होते हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम का बड़ा रोल होता है। नगर निगम में चाहे वो पार्षद हो या फिर मेयर हो, इन दोनों का तालमेल होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी विकास के लिए संसाधनों की जरूरी होती है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी बिल्कुल देखना होगा क्या यहाँ के नतीजे रहेंगे। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सत्यपाल मलिक को लेकर ट्विटर वॉर जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया। ट्वीट पर केंद्र सरकार पे निशाना साधा गया है, यानी केंद्र सरकार पे निशाना साधा गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने और कांग्रेस के भी ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट हुआ था। सत्यपाल मलिक को आधार बना के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ट्विटर वॉर भी जारी है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का यह ट्वीट, तो इस ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो सत्यपाल मलिक को लेकर
ट्विटर वॉर जारी है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस पर वसूली का आरोप उन्होंने लगाया है। प्रमुख चौराहों पे वाहनों से वसूली का आरोप वो लगा रहे हैं और अमिताभ ठाकुर ने मामले में डीजीपी को बकायदा पत्र भी लिखा है और वसूली की लिस्ट वायरल होने की जांच की मांग की है। ई चालान में छेड़छाड़ कर लाखों की वसूली के आरोप लगाए हैं। न्यूज़ वन इंडिया वायरल लिस्ट की पुष्टि नहीं करता, तो अमिताभ ठाकुर ने मामले में डीजीपी को एक पत्र लिखा है। वसूली की लिस्ट वायरल होने की जांच की मांग उन्होंने की है। तो लखनऊ पर जहां पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, जो हमेशा मुखर रहे हैं अपनी बात को लेकर, और अमिताभ ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस पर वसूली का आरोप उन्होंने लगाया है। प्रमुख चौराहों पर वाहनों से वसूली की जाती है, इस तरह का आरोप लगाया गया। अमिताभ ठाकुर ने मामले में डीजीपी को बकायदा एक पत्र भी लिखा है और वसूली की लिस्ट वायरल होने की जांच की मांग की है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, अमिताभ ठाकुर ने गंभीर आरोप यहां पे लगाए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पे। उन्होंने बड़ी छेड़छाड़ का, जिस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है लिस्ट के साथ, इसको लेकर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो क्या सच्चाई है इसकी? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें कई ट्रांसपोर्टर्स के नाम है, कई जो वाहन लखनऊ के विभिन्न चौराहों से निकलते हैं उनके नाम है, मोबाइल नंबर्स हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के भी, कुछ ट्रैफिक जो कर्मी हैं उनके भी इसमें मोबाइल नंबर्स और नाम दिए हुए हैं। हालांकि इस लिस्ट की न्यूज़ वन इंडिया पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो की वर्तमान में अधिकार सेना पार्टी उन्होंने बनाई है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजकर डीजीपी उत्तर प्रदेश को ये शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में पूरा लिखा हुआ है कि राजधानी लखनऊ के किस चौराहे से वाहन को निकलने के लिए कितना पैसा देना होता है, जब नो एंट्री होती है उस दौरान भी ये वाहन पास कराए जाते हैं, जो ई चालान होते हैं उसमें छेड़छाड़ कर वाहनों को छोड़ दिया जाता है और उनसे वसूली की जाती है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर डीजीपी उत्तर प्रदेश से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की है, साथ ही मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ के सभी चौराहों पर वसूली का आरोप पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इस लिस्ट के जरिए लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमिताभ ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वसूली की लिस्ट वायरल होने की जांच की मांग उन्होंने की है। खबर हरदोई से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने बयान दिया है। मंच से अल्पसंख्यकों को संबोधित करने का वीडियो वायरल हो रहा है और अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेश अग्रवाल पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की गलती की थी, इस बार भी वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। नरेश अग्रवाल ने इस बात का जिक्र किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ फीसदी वोट बढ़ जाएगा और अगर वोट नहीं दिया तो भी बीजेपी को उतना वोट मिल ही जाएगा। तो देखिए कई बातों का यहां पे जिक्र उनकी तरफ से किया गया। कहां पे होगा, पहले खत्म हो चुके हमारे नेता मोदी, विश्व के नेता, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तो इसमें बहुत लोगों का टाइम भी हो गया होगा। मैं इतना कहूंगा कि जिसके संग मोदी हो, जिसके संग योगी हो, और ईद की मुबारकबाद देते हुए मुसलमान भाइयों एक बात तुमसे कहूंगा, वोट नहीं दिया था, पिछली बार गलती करी थी और अब की भी वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। हम ये उम्मीद के साथ चल रहे कि हो सकता है कुछ परसेंट वोट मिल जाए, लेकिन जितना तुम वोट नहीं डालोगे उतना वोट मिल जाएगा हमारा, हम जानते नहीं होगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग सुधरेगी गुणवत्ता। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 1753 स्कूलों का उन्नयन होगा और स्कूलों के
खनन के लिए शासन ने 750 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नए निर्माण, अतिरिक्त भवन, खेल मैदान और शौचालय के लिए धन आवंटित किया गया है। तो नए निर्माण, अतिरिक्त भवन, खेल मैदान और शौचालय के लिए ये धन आवंटित किया गया है। और इस बार निकाय चुनाव में एम फैक्टर हावी है, क्योंकि 19% मुस्लिम वोटों के लिए सभी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर ईद के मौके पर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में तो गर्मी की तपिश है, लेकिन सियासी तापमान इस गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहा है। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटरों के लिए जोर आजमाइश तेज हो रही है, क्योंकि अब इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए सभी सियासी दलों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर ईद के दिन सामने आई, जहां राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग खाबरी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव हमारी सरकार काम कर रही है। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो, और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमजान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने साथ प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इस वक्त यूपी के सभी सियासी दल अपनी सियासी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। वैसे सपा को एमवाई फैक्टर वाली पार्टी कहा जाता है, तो वहीं सपा फिर से यादव मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी हुई है। वहीं बसपा भी इस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर मुस्लिम हमदर्दी पार्टी बनने के साथ 2024 की पिच मजबूत करने में जुटी हुई है। यह बसपा की तरफ से बड़ा संदेश भी हो सकता है, जबकि बीजेपी की पकड़ काफी समय से पसमानदा वोट को समेटने पर रही है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से ही आते हैं, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि मुस्लिमों के लिए वो सबका साथ सबका विकास की राह पर काम कर रही है। इसके तहत और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार रही है। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव हमारी सरकार काम कर रही है। जो हमारे बच्चे हैं, नैनिहाल हैं, उनको उच्च स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और हर स्थिति में उनको जीवन के हर पहलू पर बेहतर से सुविधाएं मिले, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मैं पुनः ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयां और देशवासियों को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईद की मुबारकबाद पेश की है और हम सब मिलकर एकजुट होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े। जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, सब भाईचारे के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे और देश की तरक्की में सबका योगदान हो, यही आज की जरूरत है और इसी जरूरत पे हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और के लिए दरी बिछाएंगे, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मुस्लिमों ने सपा को ही वोट दिया था, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर पहुंच गई थी। लेकिन यही दम क्या सपा को निकाय चुनाव में फिर से मिल पाएगा, क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है,
साइकिल की हवा निकल जाती है। लेकिन जो संदेश ईद के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया, उससे सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बार 19% वोट के लिए एक नहीं, दो नहीं, 4 मोर्चे पर खींचतान मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के पार्षद मेयर अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की टीम निकाय के चुनाव को लेकर वार्ड दर वार्ड विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच रही है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने बीते 5 साल में हुए विकास कार्यों का वार्ड नंबर 14 की जनता से जानकारी ली। जनता ने विकास कार्य की बीते 5 साल की पोल खोल के रख दी। आखिर जनता ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम इस वार्ड नंबर 14 में अपना रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है। यहाँ काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वार्ड नंबर 14 के काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे वार्ड नंबर 14 की हकीकत क्या है। यहाँ के पार्षद ने पिछले 5 साल में इन लोगों के लिए क्या क्या विकास कार्य कराएं, यहाँ की जनता से जानेंगे। दादा मेरे साथ मौजूद है, दादा नाम बताइए। ये बताइए आपके पार्षद कौन है? अजय कुमार। यहाँ आए कभी? नहीं आए। अच्छा, यहाँ की मुख्य समस्या कौन कौन सी है? नाली, पानी, जब वोट लेने आए थे तब क्या वायदा किया था उन्होंने? क्यों? जब वोट मांगने आए थे तब तो वो वादा करके गए थे, काम करने नहीं आते। वादा करके गए थे जो वार्ड नंबर 14 के पास वादा कर जाता है, सब झूठ बोलता जाए। आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र की तरफ ध्यान तो नहीं है पार्षद? ये बताइए कब से रहने आप? 20 साल हो गए, 20-22 साल। यहाँ कुछ विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, न कोई सुनवाई। यहाँ का खरंजा देख रहे हैं, खरंजा बिल्कुल बेकार है, न पानी का निकास है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ आपने शिकायत की कभी? शिकायत की कई बार की। तो जो है यहाँ पर हमारी, तुमने तो वोट दिया ही नहीं हमें, तो हम काम काज भी करो। अच्छा, वोट नहीं दिए इसलिए काम नहीं किया। क्या क्या समस्या आपकी है? समस्या है हमारे यहाँ पानी में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, और जो सोच लो कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे आता है वही लिख के ले जाता है। कोई तो कह देता है कि भैया जो पहले बन चुका है खरंजा तुम्हारा, कोई कुछ कह देता है। हमारी 1037, 1038 2 फाइल लगी हुई है, अभी तक कोई सुनाई नहीं की गई है। विधायक इसमें तो नहीं करवाएगा नहीं। मतलब आपने वोट नहीं दिया या क्या कारण है? भाई हमारी बिरादरी यही नहीं इधर, तुमने हमें वोट दिया ही नहीं है। अच्छा, वोट दे दिया इसलिए आपका विकास हुआ। कभी आए, कभी आए यहाँ पर? आते होंगे तो भैया हम गंदे में रहते हैं। कुछ काम हुआ है? यहाँ की जनता का लगातार विरोध है। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के वार्ड नंबर 14 के पार्षद यहाँ की जनता के बीच कभी यहाँ तक नहीं आए। 5 साल बीत जाने के बाद यहाँ की जनता के लिए न तो कोई विकास कार्य कराया है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार की ये तस्वीर है। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि ये किस प्रकार की यहाँ पर ये विधायक जो आप रोड देख रहे हैं, जो रोड है जो भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ की जनता वार्ड नंबर 14 के पार्षद का लगातार विरोध कर रही है। क्षेत्रीय विधायक का भी यहाँ पर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर वोट मांगने के लिए पार्षद और विधायक जरूर आते हैं, लेकिन उस वोट जीतने के बाद यहाँ पर न तो पार्षद दिखाई देते हैं, न क्षेत्रीय विधायक नजर आते हैं, जिसके चलते यहाँ की जनता का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ की जनता के लिए काफ़ी यहाँ पर समस्या है। यहाँ पानी की समस्या, यहाँ तो न तो पानी के निकास की समस्या है, और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ रोड खरंजे हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और यहाँ उन बच्चों के लिए घरों में कैद होते हैं बिल्कुल, और जिसके चलते यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए। खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। तीनों शूटर्स की आज कस्टडी रिमांड पूरी हो रही है। शाम 5 बजे तक तीनों की सीजेएम कोर्ट ने कस्टडी रिमांड दी थी, और लवलेश, आशीष और सनी की पुलिस कस्टडी रिमांड आज पूरी हो रही है। तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल भेजा जाएगा। मामले में जांच कर रही एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिया था। शाम 5 बजे तक तीनों की रिमांड थी, आज यानी खत्म हो रही है इनकी रिमांड। और अब इन्हें प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ था अतीक और अशरफ का, उसको लेकर तीनों ही हमलावरों को पकड़ा गया था। पूछताछ इनसे की गई। रिमांड पे भी कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी था।
तो माफिया अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी एक और जानकारी, जिसमें तीनों शूटर्स यानी तीनों जो हमलावर थे उनकी रिमांड आज पूरी हो रही है। और खबर झांसी से है, जहां चिकित्सक की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की हालत बिगड़ गई। शिकायत करने महिला चिकित्सक के पास पहुंची तो चिकित्सक ने महिला को धमकी दे डाली और बोला कि वो परिवार के लोगों की हैसियत देख के दवा देते हैं। फिलहाल पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो पीड़ित महिला ने अब कार्रवाई की मांग की है और डॉक्टर पे गंभीर आरोप लगाए गए। और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता रईस शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराया और रईस चंद्र शुक्ला के पार्टी में शामिल होने के कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और रईस शुक्ला को पार्टी में लाना गहरी साजिश है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जनाब, इस वक्त अगर आप प्रदेश की हवा में सांस भी लेंगे तो आबो हवा में इस वक्त निकाय चुनाव की सोंधी खुशबू आ ही जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उड़ान भरने के लिए अपनी पेटियां बांध चुकी हैं, लेकिन इसी बीच सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो चुनाव से पहले प्रत्याशियों को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं या फिर दूसरी गाड़ियों में सवार होकर राजनीतिक सफर करने की चाह कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के तमाम जिलों से पार्टी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं की जुगत के लिए राजधानी तक की दौड़ लगा रहे हैं, तो वहीं टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ता पार्टी में बगावती सुर भी छेड़ रहे हैं। बीजेपी, बसपा, सपा या फिर कांग्रेस, इस वक्त सभी पार्टियों पर एक ही बात बीत रही है। सभी पार्टियां टिकट प्रेम के कारण अपने अपने कार्यकर्ताओं से परेशान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां टिकट बंटवारे को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान देखी गई, तो वहीं प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक कई करीबियों के टिकट कटने के बाद बीजेपी के कई विधायक और सांसद पार्टी के खिलाफ बागी बन गए हैं। प्रयागराज की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से माफिया ब्रदर्स की हत्या मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन शनिवार शाम को सामने आई एक राजनीतिक खबर ने प्रयागराज की सियासत में एक नया मोड़ दे दिया। सियासत को नया मोड़ देने वाले कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी हैं। शनिवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में सपा के दिग्गज नेता रईस चंद्र शुक्ला ने पार्टी ज्वाइन की, उसी समय नंदी का पारा 7वें आसमान पर था। बता दें कि ये वही सपा के रईस चंद्र शुक्ला हैं जिनको नंदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराया था। दरअसल कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पार्टी के आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए देखे जा सकते हैं। वायरल हो रहे चैट में पढ़ा जा सकता है कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे विरुद्ध समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरीके से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। ये रवैया पार्टी के मूल्य, वैचारिक और कार्य पद्धति से पूर्णतः विपरीत है। बता दें कि नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी 2 बार से प्रयागराज की मेयर हैं, लेकिन अभिलाषा की तीसरी बार की मेयर बनने की अभिलाषा अधूरी रह गई। सत्ता के गलियारों के खबरियों की माने तो नंदी इस बात से पार्टी आलाकमान से नाराज थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे थे। कई दिनों से मौन साधने के बाद शनिवार को वे पार्टी से बागी हो गए। सत्ता के गलियारों के सूत्रों का कहना है कि पार्टी से बागी हुए नंदी ने सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना निशाना बनाया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का बयान सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। उनका बयान 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने जिस कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। दूसरा, उनका यह बयान तब सामने आया जब पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने पर जोर आजमाइश कर रही है। खैर, बीजेपी के नेता आमतौर पर इस तरह के बयान नहीं देते हैं।
लेकिन मंत्री नंदी का यह बयान इस वक्त का साफ संकेत है कि वह इस मामले में काफी दुखी हैं। लेकिन उनका ये दुखी होना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।